जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, घंटी को भी उसे बजा लीजिएगा। चलिए आज का जो प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति किस देश के थे? जो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था जिन्हें, वो किस देश के निवासी थी? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी कनाडा। तो इस पर सही जवाब हो जाएगा अपना प्यारा भारत। प्यारे भारत के निवासी थे। कौन थे ये भी हम लोग देखेंगे, उनके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। वो उनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन जी, जिन्हें की खाद्य पुरस्कार, जो विश्व खाद्य पुरस्कार पहले व्यक्ति हैं पाने वाले, जिन्हें कि 1987 में मिला था। पहले व्यक्ति है एम.एस. स्वामीनाथन जी, और यह पुरस्कार ये पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और इन्हें और क्या क्या पुरस्कार मिल चुका है, कब मिल चुका है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिलीपींस का गोल्डन हार्ट प्रेसिडेंशियल पुरस्कार पाने वाले भी पहले विदेशी हैं। ये फिलीपींस का पुरस्कार है गोल्डन हार्ट प्रेसिडेंशियल पुरस्कार, ये पहले व्यक्ति है। विश्व खाद्य पुरस्कार तो वर्ल्ड लेवल पे है, ये वर्ल्ड लेवल पे है, ये विश्व संगठन द्वारा दिया जाता है। परंतु ये पुरस्कार जो है फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। गोल्डन हार्ट प्रेसिडेंशियल पुरस्कार फिलीपींस द्वारा, फिलीपींस देश है, वहाँ से दिया जाता है। इनके बारे में और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो ये हैं, स्टडी बसेरा पर हार्दिक स्वागत है। ये हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी, इनका इमेज है। इमेज से ही प्रश्न बन सकता है, तो इमेज को भी ध्यान में रखना है। ये हैं हमारे एम.एस. स्वामीनाथन जी, पहले खाद्य पुरस्कार पाने वाले, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले। इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिल चुका है? तो 1967 में पद्मश्री पुरस्कार, 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 97 में इन्हें मिल चुका है एम.एस. स्वामीनाथन जी को। 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री 67 में, 72 में पद्म भूषण। इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 तमिलनाडु में हुआ है। इनका निधन अभी हाल में ही 28 सितंबर 2023 को हो गया है। इतना इम्पोर्टेंट है, और भी इनके बारे और भी इम्पोर्टेंट हम लोग जानकारी अभी देखेंगे। इन्हें और क्या इम्पोर्टेंट हम लोग जानते हैं, आप लोगों को अभी ध्यान में आएगा, मैं बताऊंगा। तो ये देखिए, 82 से 88 तक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन के महानिदेशक रह चुके हैं। अनुसंधान चावल संगठन के महानिदेशक रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका ड्यूरेशन क्या था? 1982 से 1988 तक। भारत में हरित क्रांति के वास्तुकार या जनक किन्हें कहा जाता है? यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता हमेशा आता है। तो इन्हें स्वामीनाथन जी को ही कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को ही कहा जाता है। परंतु विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन में रहता है हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉन्ग। परंतु अगर भारत में हरित क्रांति के वास्तुकार किन्हें कहा जाता है, यह प्रश्न रहता है, तो प्रश्न आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन जी। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन कहाँ है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में, ये भी आप लोगों के 2 टास्क मैंने दिया है, ये बताइएगा। फिर वीडियो के लास्ट में हो सके तो मैं इसका आंसर भी बता दूंगा, या बीच में कहीं बता दूंगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए, बहुत यूनिक सा प्रश्न है। जालियांवाला हत्याकांड के समय भगत सिंह की आयु कितनी थी? बहुत यूनिक सा प्रश्न है। ऑप्शन है 14 साल, ऑप्शन बी 12 साल, ऑप्शन सी 8 साल, ऑप्शन डी 10 साल। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12 साल। भगत सिंह, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ये तो पता ही है हम लोगों को, 1919 में हुआ था। उस समय इनकी उम्र 12 वर्ष थी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लिएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। और शहीद इनके हुए थे 23 मार्च 1931 में। सुखदेव और राजगुरु के साथ इनको फांसी की सजा दी गई थी। साथ में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को ही एक साथ 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। चलिए देखते हैं, बहुत ही दुखद घटना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 28 दिसंबर, ऑप्शन डी 28 नवंबर। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 28 सितंबर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं विश्व रेबीज के बारे में। विश्व रेबीज दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। और रेबीज क्या है? रेबीज राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए,
RNA, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है। यह एक रेबीज राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है जो किस में पाया जाता है, तो पागल जानवरों के लार में पाया जाता है। जानवर क्या क्या हो सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर इत्यादि, जो भी पालतू जानवर जो भी हैं उनके लार में ये पाया जाता है। बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो भी अपने पालतू जानवर, हमें उसका टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लोगों के घर में भी अगर पालतू जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, जो भी आप रखें, सियार, भालू, तो उनको टीकाकरण जरूर करवाते रहें हमेशा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गूगल अपना जन्मदिन कब मनाता है, गूगल का जन्मदिन कब होता है, वह बर्थडे सेलिब्रेट कब करता है। ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 27 अगस्त, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी 27 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 सितंबर को गूगल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। गूगल के बारे में थोड़ा और डिटेल हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। 27 सितंबर को गूगल का जन्मदिन है। इसे ही सेलिब्रेट करने के लिए गूगल ने इस तरह का लोगो लगाया था, इस तरह का अंगा डूगल लगाया था, डूडल, इस तरह का 25 लिखा हुआ था। 25 साल हो चुका है 2023 में इनका। गूगल की स्थापना सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने 27 सितंबर 1998 में की थी। तो 25 वर्ष हो चुका है 2023 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इनके बारे में थोड़ा डिटेल। पहला ऑफिस किराए के गैराज में था, ये भी ध्यान में रखना। पहला ऑफिस जो था इन्होंने खोला था सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने, कहाँ खोला था, गैराज, जो गैराज था वो भी किराए का गैराज था। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट है, और गूगल पेरेंट अल्फ़ाबेट की सहायक कंपनी है, ये भी ध्यान में रखना। सहायक कंपनी गूगल है और ओरिजिनल जो कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। अद्वैतवाद क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, पूरा कंप्लीट इसके बहुत डिटेल देखेंगे। कंप्लीट वीडियो में बने रखिएगा। थोड़ी वीडियो आज की बड़ी लंबी हो गई है तो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, ऑप्शन सी, शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जिन्हें कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। शंकराचार्य जी बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे, ये भी ध्यान में रखना है। बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे और सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए 8वीं सदी में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। बहुत ही प्रसार था बौद्ध धर्म का। उसी समय शंकराचार्य जी आए थे। इन्हें भगवान शिव का भी अवतार माना जाता है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत जोर दिया था। शंकराचार्य जी की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई। कहाँ की गई है ये भी जानेंगे हम लोग, क्यों की गई ये भी जानेंगे हम लोग। और 12 वर्ष के उम्र का बच्चा को दिखाया गया है। तो 12 वर्ष के बच्चे के रूप में क्यों स्थापित किया गया है प्रतिमा को और कहाँ किया गया है, इसके बारे में जानने के पहले 4 मठ की स्थापना इन्होंने की थी चारों दिशाओं में। भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। कहाँ कहाँ की थी इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ इनकी स्थापना है। तो सनातन धर्म के प्रचार उत्थान के लिए इन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की थी। तो पहला जो मठ हम लोग पढ़ रहे हैं श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ मठ, ये कहाँ है, दक्षिण भारत में रामेश्वरम में स्थित है। दूसरा है गोवर्धन मठ, कहाँ है, तो पूरी उड़ीसा में, पूर्वी भाग में है। तीसरा है द्वारिका मठ या शारदा मठ, द्वारिका मठ को ही शारदा मठ भी कहते हैं, जो कि द्वारिका धाम गुजरात में है, जो कि पश्चिमी भाग में है। तो दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, अब बच गया उत्तरी भाग में, उत्तराखंड में स्थित है। क्या नाम है, ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ है, बद्रिका आश्रम उत्तराखंड में। ये 4 मठ इन्होंने स्थापना की थी आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के उत्थान और प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर शहर में, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर शहर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फुट ऊंची खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा में इन्हें 12 वर्ष के बालक के रूप में दिखाया गया, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो क्यों दिखाया गया 12 वर्ष के बालक के रूप में, इसको भी जानेंगे हम लोग। तो पहले उसके पहले जानने के पहले थोड़ा इनका डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शंकराचार्य के 12 फुट की प्रतिमा बनाई गई है। क्यों बनाई गई इसी में हम जानेंगे। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है, द स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस, याद ध्यान रखिएगा। तो जन्म कब हुआ, तो 8वीं सदी में केरल के एर्नाकुलम जिला के कलाड़ी गांव में हुआ था इनका जन्म। 8वीं सदी में, 8वीं सदी में बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था, बहुत विकसित हो रहा था, फल फूल रहा था। इनका इमेज देख लीजिए, इस तरह से ये बनाया गया है प्रतिमा 12 वर्ष के बालक के रूप में। इस तरह से इमेज से प्रश्न बनता है, इमेज को भी ध्यान में रखिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इनके माता का नाम शिवगुरु
माता का नाम शिव गुरु था, पिता का नाम आर्यम्बा था, और इनके गुरु जो थे इनका गुरु का नाम था गुरु गोविंद भगवत पाद। इन्हें गुरु से ही भेंट करने के लिए या भिक्षु के रूप में तमिलनाडु से केरल से कहाँ गए थे, मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश भिक्षु के रूप में सन्यासी बनने, कुछ सीखने की इच्छा से ओंकारेश्वर गए थे एमपी में। और गुरु का नाम इनका गुरु बनाए थे इन्होंने, जन गुरु था इन्होंने शिक्षा दिया था गुरु गोविंद भगवत पाद इनके गुरु थे। और 12 वर्ष की उम्र में शिक्षा प्राप्ति के बाद, शिक्षा पूर्ण होने के बाद ओंकारेश्वर को छोड़ दिया था 12 वर्ष की एज में। इसीलिए ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर शहर में 12 वर्ष की प्रतिमा बनाई गई है इनकी। 12 वर्ष के बालक के रूप में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ओंकारेश्वर छोड़ने के बाद 12 वर्ष की उम्र में पूरे देश की इन्होंने यात्रा की थी और सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में यात्रा की थी इन्होंने। और 33 वर्ष की उम्र में, ये देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, 33 वर्ष की उम्र में केदारनाथ में इन्होंने समाधि ले ली थी। 33 वर्ष की उम्र में केदारनाथ में इन्होंने समाधि ले ली थी। और अद्वैतवाद, इनके दर्शन को, इनके विचार को अद्वैतवाद क्यों कहा जाता है? कि इनका मानना था अद्वैतवाद दर्शन उसे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं माना जाता, आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है। इसलिए इनके दर्शन को, इनके विचार को अद्वैतवाद दर्शन कहा जाता है। आशा करता हूँ आज का सेशन कैसा अच्छा लगा होगा। कैसा रहा आज का सेशन, कितना इंपॉर्टेंट रहा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही यूनिक प्रश्नों के लिए स्टडी बसेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।